सभी मित्रों को नमस्कार। सीटेट की परीक्षा 8 फरवरी 2026 को होगी। पेपर 2 सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटी 8th क्लास की हिस्ट्री को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, वो भी अपने नोट्स के साथ कराऊंगा। पूछे गए सभी वर्षों के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दूंगा। जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, उनको एक छोटी सी जानकारी बता दूं। आपको पता है कि आपके पास पेपर के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपके पास मात्र 4 से 5 दिनों का टाइम है तो आप लोग बिल्कुल 4 से 5 दिनों के भीतर कंप्लीट एसएसटी की 60 नंबर की तैयारी कर लोगे। कैसे करोगे? इन नोट्स को ले लो, जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा या बताऊंगा। इन नोट्स में पूछे गए आप लोगों को सभी वर्षों के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, वो भी थ्योरी क्वेश्चन दोनों एक साथ मिलेंगे। एक नज़र डाल के आप लोग इनको देख लोगे तो आपका अंतिम रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतिम रिवीजन आपका करा दूंगा मैं नोट्स की सहायता से, ठीक है ना। और इनकी वीडियो भी सारी अवेलेबल है, लेकिन आप अपने हिसाब से इनको पढ़ोगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। लेना कैसे है? दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। मात्र 199 रुपये इन नोट्स का प्राइस मैंने रखा है, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस है, क्योंकि रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हो। कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ आपको मिलेगा पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ साथ। पहला टॉपिक यहाँ पर है कैसे, कब और कहाँ, 8th क्लास का। सबसे पहले हम समझेंगे जेम्स मिल। जेम्स मिल एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब को मिल ने 3 काल खंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। तो मिल कौन था? मिल स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री, राजनीतिक दार्शनिक था। इसने किताब लिख दी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 3 काल खंड में डिवाइड कर दी, एक तो हिंदू, दूसरी मुस्लिम, तीसरी ब्रिटिश। तो इसने किताब को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये भी आप लोग ख्याल में रख लेना। उसके बाद इस काल खंड को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। मिल समझता था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुसलमान तानाशाहों का ही राज्य चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन, अंधविश्वास का ही बोल वाला था। तो मिल क्या लिखता है? मिल लिखता है कि पूरा जो एशियाई समाज है ना, वो यूरोप से पीछे है। क्यों पीछे है? क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान का ही तानाशाही राज चलता है, अंधविश्वास हैं, जाति प्रथाएं हैं। तो इस कारण उसने भारत को पीछे बताया यूरोप की तुलना में। यानी कि यूरोप की तुलना भारत के साथ किसने की? जेम्स मिल ने की। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इसके लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, कानून को लागू किया जाए। मिल चाहता था कि भारत के लोग बड़े ही बेकार टाइप के हैं, भारत में यूरोप की सभ्यता लाई जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए, शिष्टाचार किया जाए, कला कानून को लागू किया जाए। मिल ने सुझाव दिया कि भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिल क्या सुझाव देता है? मिल सुझाव देता कि भारत की जितनी भी भूमि है उस पर कब्जा कर लिया जाना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान, सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। यानी कि जनता को ज्ञान, सुखी जीवन देने के लिए वो कहता है कि भारत के पूरे भूभाग पर कब्जा कर लिया जाना चाहिए। उसका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना भारत प्रगति नहीं कर सकता है। किसका मानना है कि अंग्रेजों की मदद से भारत प्रगति नहीं कर सकता है? तो जेम्स मिल का यह कथन है। उसके बाद हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। कोई बौद्ध था, कोई जैन था, कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था। ये भी पॉइंट समझ लेना जैसा था। उसके बाद औपनिवेशिक, जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बदलाव आते हैं, इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जैसे भारत का औपनिवेशीकरण आ गया, ठीक। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बदलाव आ जाते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण, 19वीं सदी शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण, सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, जीव जंतु, फसलों आदि। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। इसके अलावे वैज्ञानिक, मानवशास्त्रीय, वन सर्वेक्षण आदि करने लगे। उसके बाद जेम्स मिल से क्वेश्चन। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भाग में प्रकाशित किया। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य, आधुनिक में बांटा नहीं। उसने हिंदू मुस्लिम में बांटा। किसने? हिंदू में बांट दिया, मुस्लिम में बांट दिया
और भारत, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत, 3 पार्ट में उसने बांट दिया। जेम्स मिल से और भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से आए हैं। किसने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब लिखी? तो जेम्स मिल ने लिखी। तो ये पहला टॉपिक आपका यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरा टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता। तो सबसे पहले ये लोग कैसे आए, भारत को कैसे गुलाम बनाया, इस वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ, जल्दी जल्दी बताऊंगा फटाक से। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस चार्टर का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती थी। ठीक, तो क्या समझा आपने? 1600 में आया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर, उन्होंने चार्टर मतलब कि एलिजाबेथ प्रथम एक रानी महारानी थी, उससे चार्टर एक्ट इन्होंने हासिल कर लिया। इसका मतलब था कि इंग्लैंड की कोई भी व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं करेगी। उसके बाद सभी को पता है पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में कालीकट केरल के तट पर समुद्री मार्ग के द्वारा पहुंच गया। उसके बाद पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी कोलकाता शहर के किनारे है, 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री की शुरू की गई। कंपनी के व्यापारी यहाँ से काम चलाते थे। तो यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन बना है कि इन्होंने हुगली नदी के किनारे ही पहली फैक्ट्री क्यों स्थापित की? इसलिए कि क्योंकि यहाँ से ये अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या करने लगे ये लोग? किला का निर्माण करने लगे चारों तरफ। बाद में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव खरीद लिए इन्होंने। 3 गांव खरीद कर इन्होंने कोलकाता बनाया। 3 गांव कौन कौन से थे बताओ? गोविंदपुरी, सूतानाती और कालीकाता। इन 3 गांवों को मिलाकर के इन्होंने कोलकाता का निर्माण कर लिया। औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। तो केवल कंपनी को मिला, ना कि व्यापारियों को। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का। कंपनी के अफसर को छूट नहीं थी, कंपनी के व्यापारी लोग या अफसर को छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने शुल्क चुकाने से भी मना कर दिया। इससे बंगाल की राजस्व वसूली कम हो गई। नवाब मुर्शिद कुली खां ने विरोध कर दिया इसका। अब विरोध कर दिया क्योंकि अफसर भी कर नहीं देते थे। उसके बाद क्या हुआ? मुर्शिद कुली के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। इन सभी ने कंपनी के रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार के बदले नजराने मांगे, सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, किलेबंदी बढ़ाने से रोका, कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इन्हीं कारणों से आपका प्लासी का युद्ध हो गया। कब हुआ? 1757 में हुआ। बंगाल का गवर्नर कौन था उस दौरान? तो रॉबर्ट क्लाइव था। और दूसरे पक्ष में कौन था? बंगाल का नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने आदेश दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे और किलेबंदी रोक ले, बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो सिराज ने 3000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया, गोदाम पर ताला डाला गया, हथियार छीन लिए गए, अंग्रेजी जहाजों को घेर लिया गया। उसके बाद जैसे ही ये सारी खबर, कलकत्ता के हाथ निकलने वाली खबर सुनकर, जैसे ये सब कुछ दंगे हुए है ना, उनके अफसर गिरफ्तार किए गए, जहाजों को लूटा गया, किलेबंदी को तोड़ा गया। तो इसकी खबर रॉबर्ट क्लाइव को जैसे ही पता चली तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सेनाओं को रवाना किया। नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1857 में रॉबर्ट क्लाइव ने, ये 1857 नहीं है, इसको 1757, ठीक, ये यहाँ पर गलत लिखा है, इसको 1757 कर लेना, या आप लोग ने यहाँ तक देख लिया तो आप लोग समझ गए होंगे। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी का नेतृत्व किया। ठीक, कंपनी का नेतृत्व किया। सिराजुद्दौला की हार का कारण मीर जाफर का धोखा था। मीर जाफर ने युद्ध में भाग नहीं लिया क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लिया था। कौन? मीर जाफर ने धोखा दे दिया। सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। अब ठीक, बंगाल का यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। सिराजुद्दौला को मार दिया गया, मीर जाफर नवाब बन गया। उसके बाद क्या हुआ? कंपनी ने शासन की जिम्मेदारी नहीं संभाली
उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार करने को था, है ना। उसने कंपनी की मूल जिम्मेदारी नहीं संभाली, क्योंकि उसने नवाब बना दिया मीर जाफर को, वो संभालेगा, है ना, वहाँ का शासन। और ये तो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी आपकी कंपनी। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो, मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो मीर कासिम को नवाब बनाया गया। जब मीर कासिम ने विरोध किया, फिर मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। कंपनी अपनी चालबाजी करती रही। 1764 का बक्सर का युद्ध के बाद 1765 में कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई। बंगाल की दीवानी मिल गई कंपनी को, ठीक। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद 1765 में कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई। इलाहाबाद संधि आपको पता होगा, ठीक। अब देखो, 1765 में कंपनी को दीवानी मिलने से क्या हुआ, कंपनी को बंगाल के राजस्व पर नियंत्रण मिल गया। जैसे ही अंग्रेजों को या ब्रिटिश कंपनी को दीवानी मिली, बंगाल की दीवानी मिली 1765 में, वैसे ही राजस्व का नियंत्रण इनके हाथ में आ गया, कंपनी के हाथ पे। ब्रिटिश से सोने की निकासी कम हो गई। ब्रिटिश जो देश था वहां से सोना अब कम आने लगा। कंपनी भारत से सूत रेशमी कपड़े खरीद सकती थी, फौज का निर्माण कर सकती थी, किले दफ्तर के निर्माण कर सकती थी, ये सब कुछ कर सकती थी उसको दीवानी मिलने के कारण। अब कंपनी के रेजिमेंट, बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिमेंट तैनात किए। ये राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में दखल देने लगे थे। यही तय करते थे कि राजा कौन होगा, किस पद पर कौन होगा। अब आप लोग यहाँ पर समझो सहायक संधि क्या है। सहायक संधि की मैं बात करूं, 1798 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू की गई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सहायक संधि, ठीक। 1798 में वेलेजली के द्वारा जो रियासत सहायक संधि को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। सेना के खर्चे को शासक को ही देना पड़ता था। अगर रकम देने से चूक जाते थे तो जुर्माना के रूप में उनका इलाका कंपनी कब्जा में ले लेगी। तो ये 3 से 4 पॉइंट है सहायक संधि के बारे में। पहला पॉइंट क्या है, जो भी सहायक संधि को स्वीकार करेगा तो उसके पास कोई भी स्वतंत्र सेना नहीं रहेगी, उसकी सुरक्षा कंपनी करेगी और जो खर्चा आएगा वो शासक को ही देना पड़ेगा। अगर खर्चा नहीं दे पाया तो कंपनी उसका इलाका कब्जे में ले लेगी। देख लो अंग्रेजों का अत्याचार। उदाहरण देखो, वेलेजली द्वारा 1801 में अवध का आधा इलाका छीना गया क्योंकि नवाब सेना सहायक के लिए मतलब कि जो उनका कर था या रुपए था उनको देने से चूक गए। उसके बाद इसी आधार पर हैदराबाद के कुछ इलाके भी छीने गए। उसके बाद सर्वोच्चता का दावा क्या है, लॉर्ड हेगिस्टन्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है। उसकी सत्ता कैसी है, सर्वोच्च है। पहला पॉइंट, उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। कंपनी अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी, ठीक। यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए कित्तूर की रानी चेन्नवा ने हथियार उठा लिए इसने हथियार, क्योंकि कंपनी ने सर्वोच्चता का दावा किया। 1824 में रानी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, ठीक। ये सर्वोच्चता की नीति है। उसके बाद विलय की नीति को समझो। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति अपनाई 1856 में। अगर किसी शासक की मृत्यु के बिना पुरुष वारिस के होती है, उसकी रियासत हड़प ली जाती है। इस सिद्धांत के आधार पर सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, झांसी 1854, अवध 1856 में इनका क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का अधिग्रहण कर दिया गया था, कुशासन के आरोप में। उसके बाद काजी क्या है, एक न्यायाधीश होता है। मुफ्ती क्या है, मुस्लिम न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसला सुनाता है। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल, मद्रास, बम्बई। वॉरेन हेस्टिंग्स की न्याय व्यवस्था को समझो। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आ जाता है। वॉरेन ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी होगी, दूसरी होगी दीवानी, ठीक। उसके बाद क्या इसने किया,
दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। दीवानों के लिए यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, मौलवी पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतों मुफ्ती काजी के अंतर्गत चलती थी, वे भी कलेक्टर की निगरानी में भी चलती थी। ठीक, समझ गए आप लोग? बिल्कुल। उसके बाद अब जितना मैंने पढ़ाया इस टॉपिक में उनसे जुड़े क्वेश्चन कराऊं। अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में इसने घोषित किया, यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। कि ये सर्वोच्चता नीति नहीं, ये आपकी है हड़प नीति। पहला पॉइंट किसका है? हड़प नीति का है। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर है। ये करेक्ट है सर्वोच्चता नीति के बारे में। तो बी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद सर्वोच्चता के संदर्भ में है, जुलाई 2024 में आया है। कंपनी ने दावा किया उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, ये बात गलत है। उसका सर्वोच्च मतलब कि उसका सर्वोच्च ही था। अपने हितों के लिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर थी, अधिग्रहण करने की भी धमकी दे देती थी और अधिग्रहण करने की शक्ति भी उसी के पास थी। तो सिर्फ सेकंड बात करेक्ट है, केवल और केवल सेकंड। पहला यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा। उसके बाद 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? तो सूरत, मद्रास, कोलकाता। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए। ठीक, तो ये आ गया जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो फोर्थ वाला यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा। ए का 1 सतारा 1848, बी का सेकेंड संबलपुर 1850, सी का सेकेंड नागपुर 53, उदयपुर 52। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद सहायक संधि से क्वेश्चन है। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति थी? नहीं थी भैया, नहीं थी, नहीं थी। वो नहीं रख सकती थी अगर उन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। सहायक संधि 1798 की लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, बिल्कुल करना पड़ता था। अगर नहीं कर पाते थे, चूक जाते थे कर देने से या भुगतान करने से, तो इनका इलाका जब्त कर लिया जाता था, इलाका कब्जे में ले लिया जाता था। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा करेक्ट, पहला गलत। उसके बाद 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के बारे में। दीवानी अदालत पंडित, मौलवी ये लोग करते थे कलेक्टर की निगरानी में। ठीक, तो यह फौजदारी नहीं थी, ये तो फौजदारी नहीं थी, ये यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ठीक, ये बात बी करेक्ट हो जाएगी, पहली गलत हो जाएगी। बी करेक्ट, पहली गलत, ए गलत बी सही। उसके बाद 1772 में स्थापित की गई न्याय प्रणाली दीवानी अदालत सिविल कोर्ट की अध्यक्षता किसने की? तो सिविल कोर्ट की अध्यक्षता यूरोपीय जिला कलेक्टर ने की और इसमें पंडित, मौलवी ये सब आया करते थे। ठीक, व्याख्या करने के लिए। तो ये वाला भी टॉपिक आपका यहीं पर हो जाता है खत्म। अगला टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्र पर प्रशासन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से पीवाईक्यू क्वेश्चन बार बार आपसे इस वाले टॉपिक से भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा क्योंकि यहाँ से अधिक क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अभी तक जिन जिन मित्रों के पास नोट्स ना हो तो नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्राप्त कर ले जल्दी से, और रिवीजन भी आपका हो जाएगा। यहाँ से शुरू करते हैं। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी रॉबर्ट क्लाइव की मौजूदगी में दी। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूले और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशमी कपड़े खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य दोगुना हो चुका था। उसके बाद 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी। इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थीं। बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि कम कीमत पर जबरन चीज़ें बेचनी पड़ी थी। किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे। फिर क्या हुआ? 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी बंगाल की खत्म हो गई। ठीक,
1770 में भयानक अकाल पड़ गया बंगाल में, 1 करोड़ लोग मर गए, 1/3 आबादी खत्म हो गई। पेपर में यहां से क्वेश्चन आया है, ये देखो क्वेश्चन। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल से लगभग 1 करोड़ लोग को मार डाला। करेक्ट। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई, इसलिए दोनों करेक्ट है। जनवरी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। किस लिए किया? तो इसने भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए किया। थर्ड जवाब करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के किनारे खोला गया। अभी मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में बताया था, कोलकाता में। उसके बाद अब 3 प्रकार के बंदोबस्त को यहां पर फटाक से आपको कराऊंगा। पहला है स्थायी बंदोबस्त 1793 में। यह बंदोबस्त कहां पर? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाले क्षेत्रों में पूर्वी भारत में लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। इसमें जिम्मा सौंपा गया राजाओं और तालुकदारों को कि कंपनी तक राजस्व यही किसान से वसूलकर मुझे देगी, कंपनी को देगी। उसके बाद स्थायी, इसमें राजस्व स्थायी था, भविष्य में कभी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च करेगा। फिर इसकी समस्या क्या हो गई? स्थायी बंदोबस्त की समस्या क्या थी? जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। कंपनी का राजस्व अधिक होने के कारण जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे, तो उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी। और इसी में सूर्यास्त विधि भी थी आपकी, है ना, ये 12th किताब में बताया गया। सूर्यास्त विधि का भी प्रयोग करते थे। सूर्य ढलने से पहले अगर कर न चुका पाए जमींदार तो इनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी। ठीक। उसके बाद 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और खेती का विस्तार हुआ। इससे जमींदारों की आमदनी में सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी पहले से राजस्व निश्चित कर चुकी थी, वह राजस्व को बढ़ा नहीं सकती थी। गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई पड़ी, क्योंकि लगान बहुत ज्यादा था, जमीन पर उनका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। कर चुकाने के लिए उनको महाजन से कर्ज लेना पड़ता था, और ये कर्ज महाजन का नहीं चुका पाते थे, हत्याएं अपनी कर लिया करते थे। अब दूसरा बंदोबस्त है आपका महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त आपने अच्छे से समझा होगा। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों उत्तर प्रदेश के लिए होल्ट मैकेंजी ने 1822 में महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया और जमीनों की जांच की, खेतों की माप की, रीति रिवाज को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के राजस्व को जोड़कर हर गांव का एक ग्राम समूह महल से वसूल होने वाला राजस्व से लगाया। उसके बाद इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, उसमें समय समय पर सुधार की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने की और कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी जमींदार की बजाय गांव के मुखिया या गांव के प्रधान को इसमें दे दी गई। तो स्थायी बंदोबस्त में जमींदार या तालुकदार को दी गई थी, जबकि महलवाड़ी में गांव के प्रधान को या गांव के मुखिया को दी गई थी। ठीक। उसके बाद तीसरा बंदोबस्त रैयतवाड़ी। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारत में इस व्यवस्था को लागू किया गया। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। मुनरो को लगता था कि अंग्रेजों को पिता की तरह किसानों की रक्षा करनी चाहिए। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि किस अंग्रेज का कहना है कि अंग्रेजों को पिता की तरह किसानों की रक्षा करनी चाहिए, किस व्यक्ति का कथन है? तो मुनरो का कथन है। किसका? मुनरो का। थॉमस मुनरो ने कहा कि अंग्रेजों को पिता की तरह किसानों की मदद या रक्षा करनी चाहिए। और इसमें कर कौन देता था? डायरेक्ट किसानों से ही, रैयतों से ही कर वसूला जाता था। ये व्यवस्था आपकी साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में लागू की गई थी। अब यूरोप के लिए फसलें। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर जोर दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, जैसे बंगाल में पटसन उगाने के लिए, असम में चाय उगाने के लिए,
उत्तर प्रदेश में गन्ना उगाने के लिए, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। ये बाध्य करते रहे किसानों को ये फसलें उगाने के लिए। उसके बाद भारतीय नील की बात करूं, नील का पौधा उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील बहुत कम मात्रा में यूरोप के बाजारों में पहुंचती थी, क्योंकि नील की कीमत बहुत ऊंची थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। यह पौधा उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के कई हिस्सों में उगता था। ठीक, बोर्ड एक पौधा का नाम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत 1822 में होल्ट मैकेंजी ने की थी। करेक्ट है। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव को प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को दी गई। ये बातें दोनों कैसे दी गई? बिल्कुल करेक्ट आपकी दी गई है, लेकिन यहाँ पर सही व्याख्या नहीं करेगा। थर्ड जवाब इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा, लेकिन सही व्याख्या आपके यहाँ पर नहीं करेंगे। दोनों सही हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में होल्ट मैकेंजी ने की थी। यहाँ पर शुरू करने की बात की गई है, लेकिन शुरू करने का कारण गांव का प्रधान नहीं है। ठीक, गांव का प्रधान नहीं है। शुरू करने का कारण है उनका राजस्व, जिसमें ये सुधार कर सके, इसलिए इन्होंने महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की। दोनों सही है, लेकिन कारण नहीं है। ठीक, थर्ड जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद दोबारा समझो औपनिवेशिक भारत के स्थायी बंदोबस्त के बारे में। 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त, नहीं, थॉमस मुनरो ने नहीं, बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। पहला गलत, ए जहां जहां पर है उसको सबसे पहले आप हटाओगे तो थर्ड बचेगा BC। इसके तहत राजा और तालुकदार को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी गई? तो महलवारी में दी गई। भूराजस्व के कौन से समझौते में राजा और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई? स्थायी बंदोबस्त में दी गई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त लागू किए। कारण क्या है? इनका कारण है इन बंदोबस्त को कृषि पद्धति में, खासकर सिंचाई व्यवस्था में सुधार। ये गलत है। सुधार उधार ये कुछ भी नहीं चाहते थे, सिर्फ ये कर वहाँ का लागान वसूलना चाहते थे। केवल ए करेक्ट है, ये गलत है कथन आपका। दूसरा, रीड और मुनरो का तर्क था दक्षिण में सीधे किसानों के साथ बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि रीड और मुनरो को लगता था उत्तर से भिन्न दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। ठीक, नहीं थे। ये बातें आपकी दोनों सही हो जाएंगी। उसके बाद राजस्व की रैयतवारी व्यवस्था में किसानों, रैयतों को खेतीहर कृषकों के भी सीधा संबंध स्थापित किया। रैयतवारी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? कथन ए और कथन बी पर विचार करके आपको उत्तर देना है। राजस्व की रैयतवारी व्यवस्था, रैयतवारी आपकी दक्षिण भारत में की गई थी। ठीक, तो किसानों और खेतीहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। रैयतवारी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया। ये बी गलत है आपका, बी आपका यहाँ पर गलत है। ये ग्राम प्रमुख किसमें आता है? ये आपका आता है महलवाड़ी में। किसमें? महलवाड़ी में आपका आ जाएगा। ठीक, इतना ध्यान तो आप लोग दे दिया करो ना पढ़ते वक्त। तो बी गलत है, ए करेक्ट हो जाएगा। ए सही है, बी गलत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, बी गलत है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों सही मैंने लिखे, जो कि गलत मैंने यहाँ पर लिखा है, और टाइपिंग मिस्टेक भी आपकी हो सकती है 1-2 क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पर आपको सुधार करके बता रहा हूँ। ठीक, ए सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है महलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणाली के बारे में। महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों अर्थात उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। करेक्ट। महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा साधा समझौता किया जाता था। दोनों बातें कैसी हो जाएंगी? करेक्ट आपकी हो जाएंगी। अब उसके बाद मैं था बोर्ड के पौधे पर। नील के साथ साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। फिर क्या हुआ?
मगर कपड़े को रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे क्योंकि बोर्ड का रंग फीका व बेजान था। 17वीं सदी तक यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील पर पाबंदी के लिए सरकार को राजी कर लिया। यूरोपीय लोग नील की खेती करने लगे यूरोप के लोग नील की खेती करने लगे। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित डामिग्यू में फ्रांसीसी लोगों ने खेती की, ब्राजील में पुर्तगालियों ने खेती की, जमैका में ब्रिटिश ने, वेनेजुला में स्पेनिश ने। उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 आ चुके हैं। किसने किस क्षेत्र में खेती की, मिलान वाले भी क्वेश्चन आए हैं और मैं करा दूंगा। नील की मांग बढ़ी। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग तेजी से बढ़ी तो नील की जरूरत यहाँ पर पड़ी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी दूसरे स्रोत की तलाश कर रहे थे। अब भारतीय नील का आयात 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाली नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। समझे आप लोग? अब क्या हुआ, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। बहुत से अधिकारियों ने नील कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां भी छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आ गए और नील के बागान लगाने लगे। जिनके पास नील पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी नए नए बैंक कर्जा देने के लिए भी तैयार हो गए थे। तो मतलब कि लोग तैयार हो गए नील की खेती करने के लिए, दूर दूर स्कॉटलैंड जैसे देशों से भी आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि नील की खेती करने के 2 तरीके होते थे। पहला था निज तरीका, दूसरा था रैयती। अब निज खेती कैसे होती थी? निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो जमीन खरीद लेते थे या जमींदारों से भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करते थे। दूसरा प्रकार था निज खेती, दूसरा था इसमें रैयती खेती। तो निज खेती की समस्याएं क्या थी? उपजाऊ जमीन, बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस पर बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की भी आवश्यकता हुआ करती थी। मजदूरों की जरूरत तब भी जब वे धान की खेती में व्यस्त थे तब हुआ करती थी। निज खेती के लिए समस्या थी, उन्हें बहुत सारे हल बैलों की आवश्यकता थी। इनको खरीदना, रख रखाव करने की एक समस्या थी। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती क्षेत्रफल फैसले से हिचकिचा रहे थे। नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी, बाकी जमीन रैयती व्यवस्था की थी। अब उसके बाद रैयती खेती को समझ लेते हैं। नील की खेती करने के लिए रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ अर्थात किसानों के साथ अनुबंध सट्टा करते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले किसानों को 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज उपकरण दिया करता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। समस्या थी कि अगर किसान नील की खेती करता था तो नील की कटाई के बाद धान की खेती नहीं कर सकता था। ठीक, तो समस्या यह भी थी। अब नील विद्रोह भी हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? मार्च 1859 में हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिक को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नील फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। स्थानीय जमींदारों, मुखियाओं का समर्थन रैयतों को मिल गया। मजिस्ट्रेट एसलेईडन ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोट स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने विद्रोह का समर्थन मान लिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ?
इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा करने के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए नील आयोग भी बना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, नील आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे वे चाहें तो नील की खेती करें या बंद कर दें। नील विद्रोह के बाद नील उत्पादन धराशायी हो गया। 19वीं सदी में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। 1917 में महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण में आंदोलन चलाया। 1917 में। अब क्वेश्चन पे नजर डालेंगे। यूरोप में बोर्ड के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को उसकी प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा? तो नील को उसने देखा। नील की खेती की दो प्रणालियां थी, निज और रैयती। निज और रैयती। उसके बाद कथन कारण है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। इसमें होने वाले लाभ से आकर्षित होकर बहुत सारे लोग स्कॉटलैंड, इंग्लैंड से भी भारत के आए और बागान मालिक बन गए। दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील की खेती निज व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग समस्याएं थीं। बिल्कुल थीं। उन्होंने निज व्यवस्था के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से समस्याओं का सामना किया। जो फैक्ट्री के आसपास रहते थे उनकी जमीनों को हटवा दिया गया। ये उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसके बाद औपनिवेशिक भारत में नील की खेती की मुख्य व्यवस्था निज और रैयती थी। निज, रैयती, ए और सी। नील काश्तकारों की समस्याओं और नील विद्रोह पर कथन है। 1859 में बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए। कारण है वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे। तो दोनों बातें कैसी हो जाएंगी? करेक्ट आपकी हो जाएंगी। ये करेक्ट आपका हो जाएगा। तो यह वाला भी टॉपिक यहीं पर हो जाता है खत्म। अब मैं बात करूंगा अगले टॉपिक की।